Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रकाश में हमने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, जो आपके अप्रदीप्त तो प्रदीप्त वस्तुएं थी, उनमें जो आपको सूर्य को बताया गया था उसके बारे में हम लोग समझे। प्रकाश की चाल के बारे में समझे। प्रकाश की चाल जो कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसको भी साथ हम लोग समझे थे। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और इनमें क्या क्या गुण और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं प्रकाश में। ठीक है, इन सभी चीज के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के गुण को देखें, ठीक, तो इसमें सबसे पहला आता है प्रकाश के गुण में तरंग कण द्वैत। हमारा जो पहला गुण है वो गुण है तरंग कण द्वैत के बारे में। ठीक है, ये बताता है तरंग कण द्वैत के बारे में कि प्रकाश किस तरीके से तरंग के आकृति में, यानी जो तरंग वेव्स होती हैं, ठीक है, उस तरीके से प्रकाश कैसे कार्य करता है और ये कौन से तरंग पे कार्य करता है। ठीक है, और कौन से ऐसे मतलब तरंग पे जिस तरंग पे कार्य करता है उस वो दूसरे तरंगों से कैसे द्वैत है, यानी कि अलग है। ठीक है, इस पहले वाले गुण में हम लोग यही समझेंगे। ठीक है, तो पहले लिखिए इसमें कि प्रकाश एक विद्युत चलिए, तो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ बताया क्या जाता है तरंग कण द्वैत के बारे में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तरंग के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, यानी यात्रा क्या गति करता है, इसको कहा जाता है। लेकिन फोटान नामक असत, ठीक है, असत स्थानीयकृत पैकेटों में ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। यानी ये पता चलता है, इसका मतलब हमें ये पता चलता है क्या, यहाँ से पता चल रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है या जो प्रकाश है, ठीक है, ये एक तरीके से किस में चलता है, पैकेटों में चलता है। किसमें चलता है, पैकेट में चलता है, यानी कि बंडल के रूप में चलता है। ठीक, तो बंडल के रूप में वहां से क्या होता है, चलना शुरू करता है। इसमें फिर एक शब्द दिया गया है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय। हाँ, विद्युत और वैद्युत में अंतर ध्यान रखना। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, विद्युत क्षेत्र किस तरीके से इस पर कार्य करता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखिए, यह ऊर्जा का यह ये बताया जाता है, इसमें कुछ चीजें और बताई जाती है कि हम लोग जो प्रकाश को देखते हैं, ठीक है, मतलब जिसे कहा जाता है विजुअल लाइट। चलिए अब इसको देखेंगे, समझेंगे क्या बताया जा रहा है पर। तो यहाँ को बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, बताया जाता है कि यह ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। ऊर्जा का एक रूप होता है ये भी, जैसे हम लोग के हिसाब लोगों ने देखा होगा ऊर्जा जो होती है, ठीक है, जैसे आप कार्य करते हैं तो कार्य करने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरीके से बताया था कि यह भी ऊर्जा का एक रूप है, जिसमें क्या होता है, दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दोलन करते हैं, यानी कि एक तरीके से पेंडुलम के रूप में, इस तरीके से। ठीक,
दोलन करते विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ठीक। और एक दूसरे तरंग के संचरण की दिशा के क्या होते हैं, एक तरीके से लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर कार्य करते हैं, ठीक है। और ये होते हैं आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो कि यहाँ बताया ना कि पैकेटों के रूप में जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो इसी तरीके से कार्य करते हैं। और इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, इसके बारे में क्या किया था 1865 में, जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, इनका नाम क्या था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने इस चीज को बताया। अब हम लोग इसको और आगे समझेंगे। देखिए फिर आगे क्या होता है कि यात्रा करता है लेकिन फोटान, ठीक है, फोटान जो होता है, अब इसलिए फोटान किस तरीके से होता है वो भी हम लोग जानेंगे। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फोटान, पाई, मेसान, ठीक। तो ये चीजें जो पाई जाती हैं अभी आप तक, मतलब आगे आप इंटर में इन चीजों के बारे में जानेंगे, फोटान, पाई और मेसान के बारे में। तो यहाँ बताया कि जो फोटान होता है वो एक तरीके से बताया है कि असंतत स्थानीयकृत पैकेटों में ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। यानी हमें पता चलता है कि प्रकाश जो होता है उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो सबसे अलग होते हैं, द्वैत मतलब कि सबसे अलग, और द्वैत मतलब यहाँ भी बताया कि इसके अंदर एक ही साथ दो गुण पाए जाते हैं। वही यहाँ बताया जाता है कि इसके अंदर फोटान की तरीके से कुछ, जैसे फोटान तरीके से पैकेटों के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है और साथ साथ वो पैकेटों के रूप में भी क्या होता है, इकट्ठा होकर कार्य करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और यही पैकेट आगे चल के आप ध्रुवीकरण और विध्रुवीकरण यानी इंटरफेरेंस में जो पढ़ेंगे, पोलराइजेशन जिसको कहा जाता है, तब वहां पर हम इसको क्या करेंगे और विस्तृत जानकारी के रूप में पढ़ेंगे। वही यहाँ पे दिया गया है, तरंग कण क्या होता है, तरीके से द्वैत आकृति, द्वैत प्रकार से होते हैं। और फिर आगे बताया है कि ये क्या होता है, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पहला गुण प्रकाश का। और इसके बाद हम लोग अभी, हाँ इसमें एक चीज और है, इसमें भी हमें ये जानेंगे गुण इसके बारे में, और मतलब इसी में है कि किस विजिबिलिटी के साथ में, यानी किस नैनोमीटर के रूप में प्रकाश हमें दिखाई देता है। जैसे एक होता है अल्ट्रावायलेट रेज, एक होता है इंफ्रारेड, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे, क्या बताया जा रहा है इस फिगर में जो दिया गया है आपको चित्र में। ये चित्र बना हुआ है एक तरीके से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इसको दिया गया है, ठीक है। वे तरंग जो हमें आंखों से कुछ दिखाई देती हैं, कुछ आंखों से हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कानों से सुनाई देती हैं, को कानों से सुनाई हुई ध्वनि हमें नहीं देती, ठीक। जैसे भी मच्छर भिनभिनाए तो आपको सुनाई देगा, ठीक है, लेकिन अगर वो चमगादड़ अपनी ध्वनि निकालेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक। तो इस तरीके से इसी चीज को हम लोग इसमें समझने के, देखिए बताया था जो हमारा प्रकाश है वो दो दो जगहों पे, मतलब दो स्तरों के बीच में हमारा प्रकाश हमें देखने को मिलता है। कौन कौन, एक यूवी जिसे कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और एक होता है आपका इंफ्रारेड, ठीक है। ये दो ऐसे प्रकाश हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यूवी जो होते हैं ये तीन टाइप से होते हैं। कौन कौन, एक यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, ये तीन प्रकार से होते हैं। ये तीनों प्रकार में बी जो है वो बहुत ही घातक इसकी स्थिति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अल्ट्रावायलेट रेस को अगर कोई भी रोक रहा है तो कौन रोक रहा है, हमारी पृथ्वी पर आने से वो रोक रहा है ओजोन परत, ध्यान रखिएगा उसको, कौन रोक रहा है, ओजोन परत की जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से अगर रुक रही है तो सिर्फ रुक रही है किसी कारण से, ओजोन के कारण से, बस, ठीक। तो यहाँ हमारा जो प्रकाश है वो प्रकाश एक तरीके से दो मतलब दो एक तरीके से कार्य करता है, किन किन के बीचों में, एक यूवी के और एक इंफ्रारेड के बीच में। अब इसमें दिया गया है कि जो प्रकाश में दिखाई देता है वो प्रकाश किस किस आकृति में किन किन तरीकों से कार्य करता है। जैसे ये आपको जो दिया गया है, ये दिया गया आपको, इसकी जो रेंज है 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻14 के बीच में, ठीक। ये रेंज, एक रेंज इसमें दी गई है बढ़ते हुए क्रम में और एक रेंज दी गई इसके घटते हुए क्रम में, किसके, वेवलेंथ के, ध्यान रखिएगा, किसके, किसमें, तरंग दैर्ध्य के, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में और तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में, ठीक। अब इसमें जो दिया गया उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कि जब आपके प्रकाश निकलते हैं, सूर्य निकलता है, ठीक है, तो कौन कौन तरीके से, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा
कि ये जो दिया गया है आपको नैनोमीटर के रूप में दिया गया है, और इसमें यही बताया कि जो आपके सूर्य दूसरे कलर का रहता है, ठीक है, दोपहर में दूसरे कलर का, शाम को फिर दूसरे कलर का, अगर बादल निकले हैं तो दूसरे कलर का रहेगा, बादल नहीं है तो दूसरे कलर का दिखाएगा। तो वो किन किन नैनोमीटर के बीच में कार्य करता है उसके बारे में सब क्या करेंगे समझेंगे। तो पहले जो इसकी रेंज है वो कौन सी है, डीबी यानी कि डार्क ब्लू इसको बताया जाता है, ठीक, यानी कि डार्क ब्लू के रूप में कार्य करता है, और ये 400 नैनोमीटर पे क्या होता है कार्य करता है। फिर है एलजी, एलजी मतलब क्या, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन यानी कि हमें हल्का भी हरा दिखाई देगा, आपने देखा होगा जब रेनबो बनना शुरू होता है 22 के बाद में, तो उस वक्त वो 500 नैनोमीटर पे क्या करता है, उसकी वेवलेंथ पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तरंग पे कार्य करता है, ठीक। फिर इसी के रेंज में 500-600 के रेंज में आपकी आती है डीजी, जिसको डार्क ग्रीन कहा जाता है, ठीक है, वो आती है। फिर आती है आपकी लाइट येलो, ये आता है आपके 600 रेंज से। फिर आता है, ये आता है आपका लाइट के साथ में रेड और येलो आता है, हमने कभी कभी ऐसा देखा होगा जो लाइट रेड और येलो के रूप में रहता है, ठीक, ये आपकी इस रेंज में आती है। और एक होता है आपका रेड, लाइट रेड आता है, ठीक है, लाइट रेड आता है जिसमें आप देखेंगे कि नारंगी कलर का आपका आसमान हो गया है, ठीक है, तो उस वक्त के प्रकाश को अलग किया गया है। और फिर आपका डार्क रेड आपने देखा होगा जब आंधी आंधी आने लगती है वो तेजी के साथ, तो हमें इस तरीके के क्या होते हैं, कलर दिखाई देते हैं। तो ये आपको रेंज दिया गया है, ठीक है, किसके लिए, कि किस तरीके से प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो कैसे क्या करती है, कार्य करती है, आपके नैनोमीटर के रूप में बताया गया है इसको, ठीक है। और ये दो कौन से, यानी कि दो स्थितियों में रहती है, कौन कौन, एक यूवी और एक इंफ्रारेड के बीच में, ठीक है, और एक है इसका 10⁻⁻⁶ और एक है 10⁻14 के बीच में क्या करती है, कार्य करती है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। ये चीजें इसमें बताई गई है। ये आपको इंटर फर्स्ट ईयर में, ठीक है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में दोनों में पढ़ाया जाएगा फिर से। इसको आप नोट कर लिए होंगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यहाँ जो आपको दिया गया है कि प्रकाश जो है एक तरीके से उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये समझिए क्यों माध्यम की आवश्यकता उन्हें पड़ी, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे आपने देखा भी जब हम लोग प्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उन्हें वो स्वतः तो जलती हैं, लेकिन उन्हें जलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया था मोमबत्ती हो गया, माचिस की आवश्यकता, हाँ, तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं, माध्यम की आवश्यकता एक तरीके से पड़ती है। लेकिन जब वो चालू हो जाए तो उन्हें किसी चीज के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जब ही आप मान के चले कि माचिस, जैसे आप मोमबत्ती को जलाए हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो वो जलता चलेगा जब तक वो जल के खत्म नहीं हो जाएगा तब तक। उसी तरीके से यहाँ बताया भी जा रहा है, क्या बताया जा रहा है आपको समझिए, कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रकाश जो है एक तरीके से वो निर्वात में गति करता है। निर्वात मतलब वैक्यूम, तो यहाँ बताया निर्वात। अब हम आपको बताएंगे कि आपने पढ़ा है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। अब आपको हम समझाएं, समझिए। प्रकाश जो आता है, सूर्य का जो प्रकाश है, ये तो है नहीं कि हमारे छत पे प्रकाश है, सूर्य है, वहां से प्रकाश आता हो, किसी के छत पे तो सूर्य है नहीं, क्योंकि यहाँ से सूर्य जो है कई लाइट ईयर है, कई लाइट होते कई प्रकाश वर्ष है। एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे दूरी नापने की जो व्यवस्था है उसे लाइट ईयर में नापा जाता है, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है, ध्यान रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि 50 किलोमीटर आपको जाना है, जैसे आपको कहीं जाना बता दे कि यहाँ से आपकी दूरी जो है, यहाँ आपको जाना है जहां तक, वहां कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर। तो हमारे तुम्हारे लिए 50 किलोमीटर लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, और है भी ज्यादा भाई। लेकिन जो सूर्य प्रकाश, जो प्रकाश सूर्य है उसकी जो किरण पृथ्वी पे आती है, जिसको आने में 8 मिनट के करीब लगती है, ठीक है, ठीक, जो लगता हो, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड 22 सेकंड 21 सेकंड जो लगता हो, ठीक है, लेकिन 8 मिनट ये है कि जो लगता है 8 मिनट, ठीक। तो उसको आने में इतना समय जो लग रहा है 8 मिनट का, ठीक है, वो आप सोच लीजिए कि कितने प्रकाश वर्ष की यात्रा करके तो आप तक पहुंचता है। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जब आप ये भी जानते हैं कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये करीब 10⁸ के रफ्तार से चलता है। 10⁸ यानी कि करीब बताता है 10 करोड़वा अंश के करीब में क्या होता है, ये चलने का इतनी तेज के साथ रफ्तार के साथ में क्या करता है, गति करता है।
अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब ये इतनी रफ्तार में गति करता है तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी आदमी पृथ्वी को पार करके जाता है, ठीक है, तो वहां वो तुरंत पैदल चलने लगता है ना। जैसे भी कोई पृथ्वी से पार कर चंद्रमा पे पहुंच जाए तो आप पैदल चलने लगेगा ना। हाँ, वहां ग्रेविटी नहीं है, तो जब ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है वहां पे, ग्रेविटी नहीं है तो क्या है वहां पे, जैसे भी यहाँ पे ग्रेविटी खत्म हो जाए पृथ्वी पर तो लोग क्या होने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा तब वो, तब निर्वात हो जाएगा। इसी को निर्वात कहते हैं, जो ये निर्वात शब्द लिखा है कि वही निर्वात है। ठीक, यदि पृथ्वी से ग्रेविटी खत्म हो जाए, ठीक है, तो सारी वस्तुएं क्या होंगी, हवा में उड़ने लगेंगी। ठीक है, ग्रेविटी जो कार्य करना, जो कोर है पृथ्वी का, कोर से ग्रेविटी का संचालन होता है। ठीक, तो अभी कोर से जब ग्रेविटी एक तरीके से खत्म हो जाए तो यहाँ पे निर्वात हो जाएगा, सब लोग उड़ने लगे। तो यही प्रक्रिया चंद्रमा पे होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश की चाल है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि प्रकाश की चाल, ठीक है, ग्रेविटी में कितनी होती है, ये कभी पढ़े आज तक? यही पढ़े ना, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये सुने होंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल इसीलिए बोला था कि चंद्रमा पे निर्वात है। चंद्रमा पे जब निर्वात है तो माध्यम की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं। जैसे जिस जगह पे निर्वात है वहां पार्टिकल तो होंगे ही नहीं। स्वयं समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे निर्वात है वहां पार्टिकल है नहीं, कोई मंडल है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश की चाल निर्वात में ये है, ये प्रकाश की चाल ग्रेविटी में नहीं है। या क्या कहते हैं, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश हम प्रकाश के माध्यम से चीजों को देख पाते हैं। हम किसी के माध्यम से प्रकाश को थोड़ी देख पाते हैं, हम तो प्रकाश के माध्यम से वस्तु को देखते हैं। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि प्रकाश जो है, एक तरीके से प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में इतनी होती है, और चंद्रमा पे निर्वात है। ठीक है, तो चंद्रमा पे क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में जब कोई चीज पार्टिकल है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से वायुमंडल नहीं, पार्टिकल ये है कि वहां पे एस्ट्रॉइड है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन वहां पे एक तरीके से बताया कि वायुमंडल नहीं है। ठीक, तो वायुमंडल नहीं है इस कारण से तब भी उसे एक तरीके से प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी क्या होता है, चलता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि माध्यम, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ना कि वस्तुओं के कारण हम प्रकाश को देखते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप फिर आगे देखिए, फिर बताया जाता है यह निर्वात में भी गति करता है। निर्वात यानी कि बात कर रहा है चंद्रमा की। ठीक, हाँ, एक प्रकार से ऐसी अवस्था जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ना पाया जाए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नहीं पाए जाएंगे तो आपके पार्टिकल भी एक तरीके से गति नहीं करेंगे। ठीक, ये भी बताया जाता है। आप सबसे पहले इसमें और जानिएगा एक चीज, क्या कि जो चंद्रमा होता है, जैसे आपको भी हम बताएं, आप देख रहे होंगे कि जब ठंडी होने लगती है, ठीक है, ठंडी, और आप गर्मी में आप देखेंगे, ये चीज देखेंगे कि जब ठंडी होती है तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है सारे, ठीक है, उनकी जो एनर्जी एक तरीके से धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश नहीं हो पाता सही से। और वही व्यवस्था जब आप ये समझिए कि गर्मी इतना क्यों लगती है गर्मी में, क्योंकि सभी जो एक तरीके से पार्टिकल हैं, जिसको अभी हमने लिखा था फोटान के बारे में, तो फोटान भी एक तरीके से ऊर्जा को जब पाता है तो वो भी पार्टिकल के रूप में शुरू हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और वो भी गति करने लगता है। तो इस वक्त गर्मी का सबसे बड़ा कारण कि जितने पार्टिकल हैं सब चार्ज हैं, इतने चार्ज हैं वो कि वो वायुमंडल को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश शाम तक ना डूब जाए तो वायुमंडल छोड़ के बाहर चले जाए। लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि एक तरीके से इनको एक स्थिति के बाद डूब जाता है, तो सूर्य का प्रकाश इन्हें चार्ज नहीं कर पाता, और फिर आप सुबह को देखेंगे तो एकदम आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा 4-5 बजे के बाद, क्योंकि तब तक ये सारे पार्टिकल की एनर्जी खत्म हो जाती है। और फिर जैसे सुबह होती है 5-6 बजे से फिर चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीजें आपको आगे चल के बताया कि एक एक पार्टिकल कितनी मात्रा में चार्ज होते हैं, और वो आपके जब सही से चिपकते हैं तो कितनी गर्मी लगती है, ये सब इंटर में आपको बताया जाएगा। कि चार्ज होते हैं तो आपके शरीर से चिपकते हैं, या जब पसीना होता है, सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, सब उसी आपके शरीर में चिपके हुए हैं तरीके से। निर्वात में भी गत करता है, ठीक है, तो निर्वात में कौन गत करता है? चंद्रमा गत करता है, ओ सूर्य का प्रकाश गत करता है निर्वात में। ठीक है, क्या बताता है कि निर्वात में भी गत करता है। फिर कहता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है। अब यहाँ प्रकाश पुंज की बात की गई है, मतलब प्रकाश पुंज एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसे आप समझिए
कि जैसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे जब प्रकाश एक जगह पे इकट्ठा होते तो एक पुंज का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि सूर्य जो है अगर देखा जाए तो अग्नि का गोला है, और सूर्य जो है वो प्रकाश का एक बहुत बड़ा पुंज है, जहां पे प्रकाश का क्या है एक तरीके से स्रोत है। तो यहाँ बताया कि प्रकाश जो है पुंज सदैव क्या होता है, गतिशील रहता है। अब प्रकाश पुंज सदैव गतिशील, मतलब अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है इसके बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में क्या पढ़ाए थे, हमने बताया है पहले ही नियम में कि प्रकाश जो है एक तरीके से फोटान जो इसको होते हैं वो एक तरीके से किसमें कार्य करते हैं, क्या दिखाई देता है, ये पैकेट नहीं दिखाई देते, प्रकाश दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सदैव क्या होते हैं, गतिशील रहता है, और फिर क्या होता है कि कभी स्थिर नहीं रह सकता, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। ये कभी स्थिर न रहने का कारण क्या है, इसका कारण है फोटान, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोटान के पास जो एनर्जी होती है ये पार्टिकलों को क्या करता है, चार्ज करता है, और चार्ज करने के कारण से ये सभी पार्टिकल जब चार्ज रहते हैं तो जब कोई भी चीज चार्ज हो जाएगी तो उसे आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, जब तक वो डिस्चार्ज होता है उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, और समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, जो कि कल हम लोगों ने 2 गुण के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के गुण के, और आज हम लोग प्रकाश का जो तीसरा गुण है उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसमें बताया है कि निर्वात जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब यहाँ निर्वात की जो बात की जा रही है इसका मतलब ये है कि चंद्रमा पर इसकी बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर अगर देखा जाए तो हम सब वहां पे सारे जो व्यवस्था है एक तरीके से वहां पे ग्रेविटी ना होने के कारण, यानी पार्टिकल में एक तरीके से एनर्जी ना होने के कारण से सभी क्या कहते हैं, निर्वात में रहते हैं। तो अब निर्वात में भी जो प्रकाश चलता है तो उसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये चीजें आपको बताई गई है। अब इसी तरीके से इसका चौथा पॉइंट है उसको हम लोग समझेंगे। और निर्वात इसी को कहते हैं जहां पर एक तरीके से क्या हो, कोई भी पार्टिकल अपने जगह पे स्थिर ना रह सके। ठीक, वो हमेशा क्या हो, गतिमान रहती है। ठीक है, निर्वात में एक तरीके से पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब जिस स्पीड से उन्हें छोड़ा जाएगा उसी स्पीड से हमेशा गतिमान ही रहेंगे। ठीक है, अगर वहां निर्वात में आप पेंसिल की नोक को भी रफ्तार में छोड़ दें तो उसी रफ्तार से हमेशा चलती रहेगी, और जिस किसी को आगे टकराएगी जिस किसी उसको भी तोड़ के आगे निकलती चली जाएगी। ठीक है, तो वहां निर्वात की ये व्यवस्था और ये खासियत होती है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। अगला जो दिया गया है वो है, लिखिए, प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रकाश होता है वो किस तरीके से सरल रेखीय गति करता है। सरल रेखीय मतलब किस तरीके से कि इस सरल रेखीय में क्या करता है, प्रकाश गति करता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया कि प्रकाश जो है तरीके से सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। अब इस सरल रेखा में गति करता है, इसके लिए हम अगर देखेंगे तो ब्राउनी गति या फिर जिगजैग गति को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगला समझेंगे। ठीक है, और इसमें बताया गया उसको हम समझेंगे। क्या क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम जैसे क्या हो गया, ठीक है, जैसे आपका कोई बर्तन हो गया, ठीक है, या कोई ऐसी वस्तु हो जाए जो एक तरीके से पार ना कर पाए उसको। ठीक है, पार करने मतलब कि प्रकाश उससे आर पार ना हो पाए, यानी कि कोई ठोस हो या चाहे लोहे की कोई व्यवस्था हो गई, टीन की कोई भी, ठीक है, तो उससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बताते हैं कि चमकदार सतहों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है कि जब प्रकाश पड़ता है तो टकरा के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किस तरीके से, आप शीशे को लीजिए और उस पर आप प्रकाश को दिखाएंगे तो चमक करके अलग का आपको प्रकाश दिखाई देगा। ठीक, फिर अगला क्या होता है कि श्वेत प्रकाश का रंग 7 प्रकार का होता है। श्वेत जो प्रकाश होते हैं यानी कि जो आपका ये निकलता है, ठीक है, इसके रंग 7 प्रकार के होते हैं। कल भी हमने आपको उसकी वो लिखाई थी। ठीक है, तो आज हम उस 7 प्रकार जो कल हमने लिखा था, ठीक है, उसको और मतलब एक तरीके से डिफाइन करेंगे कि कहाँ से कहाँ के बीच में वो 7 प्रकार आते हैं, मतलब नैनोमीटर में ही कहाँ से कहाँ तक वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसका हम लोग उसके बारे में समझेंगे। चलिए, इसमें जो आपको बताया गया है 7 रंग के बारे में, ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाता है जो 7 प्रकार होते हैं रंग के।
ठीक। तो इसमें बताया जाता है आपको, ठीक है, विबग्योर के बारे में। और ये 7 प्रकाश यानी ये तब निकलते हैं जब आप रेनबो को देखते हैं, ठीक है। तो ये उनके तरंग दैर्ध्य को बताया गया है, जो कि पहला है आपका वायलेट के लिए। इसमें बताया जाता है कि 380 से 450 नैनोमीटर की इसकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक। फिर आपको दिया गया है इंडिगो के बारे में, ठीक है। ये आपको बताता है कहाँ तक, ये बताता है आपको 450 से 775 नैनोमीटर तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है ब्लू, ठीक। और ब्लू आपका कहां से कहां तक है, 475 से 495 नैनोमीटर तक। उसी तरीके से आपका ग्रीन है 900 495 से 570 नैनोमीटर तक। फिर येलो है आपका 570 से 590 नैनोमीटर तक। ऑरेंज है आपका 590 से और 560 नैनोमीटर तक। और रेड है 620 से 750 नैनोमीटर तक। पॉलिटेक्निक में कई बार ये पूछा गया है कि कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और जिसका रेलवे स्टेशन पे या रेलवे क्रॉसिंग पे उस लाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ठंडी में भी बहुत आसानी से दिखाई देता है, वो आपका क्या है, रेड। ध्यान रखिएगा, पॉलिटेक्निक में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसीलिए रेलवे स्टेशनों पर इसका रेड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। प्रकाश की किरण लिखिए, किसी प्रकाश की किरण में लिखिए किसी प्रकाश की किरण क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। प्रकाश की किरण होती क्या है, कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो बताए किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस जिस रुज रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मतलब एक तरीके से डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ बताया जाता है कि किसी समांग माध्यम में, ठीक है। तो अब ये जानेंगे कि समांग माध्यम होता क्या है, ठीक है। समांग माध्यम क्या होता है, ठीक। बताया है कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है। समांग माध्यम एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जैसे इसमें आपने दो चीजों को देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। एक होता है समांग और एक होता है विषमांग, ठीक है। समांग माध्यम ऐसा होता है जिसमें जो विलयन घोला जाता है वो एक तरीके से पूर्णतः क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उसके अंदर कोई पार्टिकल हमें दिखाई नहीं पड़ते, जैसे आपके नमक और पानी का, ठीक है। ये एक तरीके से समांग मिश्रण है। उसी तरीके से चीनी और पानी का, ठीक है, भी तरीके से क्या है, समांग मिश्रण है। लेकिन जो विषमांग मिश्रण होते हैं, जैसे आपके कौन से मिश्रण हो गए, जैसे आपके मिश्रण हो गए तेल और पानी का समांग, ये एक विषमांग की व्यवस्था होती है। तो आप देखेंगे कि कोई विषमांग मिश्रण बना हुआ है, जैसे आप ऐसे समझिए कि आप तेल लिए हुए हैं और पानी लिए हुए हैं, ठीक। तेल पानी का घोल घोला गया है। अब आप जैसे तेल और पानी को घोलते हैं तो जो आपका तेल होगा वो ऊपर क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। चाहे किसी भी प्रकार का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे रिफाइंड का, चाहे आपका पेट्रोल डीजल हो, चाहे जो भी हो, ठीक। चलो देखो, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपका जो विषमांग मिश्रण है, ठीक है। तो अगर आप तेल और पानी का मिश्रण करा जाता है तो एक आप देखा जाए कि वहां से जो प्रकाश गुजारा जाए तो प्रकाश बहुत भारी मात्रा में एक तरीके से उसका पार ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि प्रकाश जो है वो समांगी मिश्रण वहां पे है नहीं, विषमांगी मिश्रण है, तो प्रकाश उससे पार होने में समस्या होगी, ठीक। लेकिन जो समांगी मिश्रण होते हैं, जैसे आपके नमक और पानी का घोल हो गया, ये एक तरीके से समांगी मिश्रण, तो उनसे प्रकाश क्या हो जाएंगे, आसानी से आप देख सकते हैं इधर आर पार हो जाएंगे। जैसे ऐसे आप समझिए कि आप चाय लिए हो और चाय अगर कांच के भी गिलास में होगा, अगर आप चाय को रखें तो चाय को पार करके इधर नहीं आ सकता। लेकिन जब उसी को पानी को रखेंगे गिलास में तो पानी को एक तरीके से परिवर्तित करके इधर उस प्रकाश आप उसको देख सकते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता। तो बस यही चीज, तो यहाँ बताया था कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस बिंदु के माध्यम से जाता है वो एक तरीके से मार्ग जो होता है ऋजुरेखीय मार्ग होता है।
क्योंकि हमें पता है प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। अभी हमने आपको बताया है प्रकाश, अभी प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको बताया गया था कि प्रकाश किस तरीके से सरल रेखा में गति करता है, लेकिन भौतिक अवस्था के माध्यम से, उसके भौतिक गुण के माध्यम से प्रकाश को किस तरीके से ऋजुरेखीय मार्ग से होते हुए हम लोग देख सकते हैं। किस तरीके से ऋजुरेखीय मार्ग से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर जानेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। ये हो गया आपका प्रकाश की किरण। अब इसी में आपको दिया गया है प्रकाश किरण पुंज के बारे में। लिखिए, प्रकाश किरण पुंज के बारे में क्या बताया कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश, यानी कि जहां से हम लोग अभी समझा गया चीज का कि जो आपके प्रकाश है एक तरीके से सरल रेखा में गति करते हैं, ठीक है। तो जो सरल रेखा में गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक ही दिशा में जाने लगेगा, ठीक है। जैसे एक ही दिशा में जो सरल रेखा है तो इसी तरीके से हर तरफ जाएगा, ठीक। सरल रेखा में गति कर रहा है, तो जब सरल रेखा में जाए तो एक ही जगह पे जहां पे प्रकाश के किरण क्या करते हैं तरीके से एक समूह में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक। वही क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश किरण पुंज का निर्माण होगा। अब हम लोग आगे फिर समझेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। क्या समझेंगे, प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इसको जानेंगे। ये तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज होते हैं, ठीक है। प्रकाश किरण पुंज आपके तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के बारे में, ठीक है। प्रकाश किरण पुंज जो कि कल आपको बताया गया था, तो उसी तरीके से प्रकाश किरण पुंज जो है आपको जो बताया गया वो बताया गया क्यों कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो ये तीन प्रकार के आपके प्रकाश किरण पुंज होते हैं, कौन कौन, अभिसारी, अपसारी और पहला हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें, तो सबसे पहले बताया जा रहा है अभिसारी किरण के बारे में, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के बारे में, ठीक है। अब इसे किरण पुंज इसीलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे प्रकाश किरण मिलकर एक क्या करते हैं, पुंज का निर्माण करते हैं। पुंज का अनेक केंद्र पे आकर के मिलते हैं, ठीक है। जैसे यही बताया गया है कि यदि आपतित प्रकाश, ठीक है, आपतित यानी जो भी एक तरीके से अभी टकरा के परावर्तन ना हुआ होता, ठीक है। आपतित प्रकाश की सभी किरणें क्या हो रही हो, एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जब एक ही बिंदु, यानी मान लीजिए बिंदु ए है और ये सारी क्या है, प्रकाश की बिंदुएं हैं। जैसे ये भी मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे प्रकाश की बिंदुएं हैं, प्रकाश की मतलब एक तरीके से रेखा के रूप में दिया गया है। तो ये जहां पर एक जगह पे जाकर मिलती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बताया जाता है, ठीक है। ये प्रकाश किरण पुंज आपने अगर देखा होगा तो शक्तिमान में तमराज गिलगिस के पास रहता है इतना बड़ा प्रकाश पुंज, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी शक्तिमान देखा हो तो रहता है, नहीं रहता है, रहता है। तो ये बताया जाता है आपको अभिसारी के बारे में, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के बारे में। और इसके बाद हम लोग फिर समझेंगे अब किसके बारे में, अपसारी प्रकाश किरण पुंज के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखते हैं, यहाँ बताया था अपसारी के बारे में, क्या बताया जा रहा है। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत हुई, जैसे प्रकाश की एक किरण है, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका बल्ब, ठीक है। जैसे आपका बल्ब एक जल रहा है और सभी तरफ प्रकाश को फैला रहा है, जैसे आपका सूर्य एक तरफ जल रहा है और सभी को क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रकाश फैला रहा है। तो यहाँ बताया था कि सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई क्या हमें प्रतीत हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज बताया जाता है, ठीक। और इसके बाद हम लोग फिर अब जानेंगे समांतर किरण के बारे में, समांतर कैसे होती है, ठीक है। चलिए चलिए चलो देखो इसको पहले,
यहाँ बताया समांतर के बारे में। अभी उन लोगों ने अभिसारी अपसारी और समांतर के बारे में लोग समझेंगे कि समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो बताया था कि यदि प्रकाश की सभी किरणें, ठीक है, आपस में कभी ना मिलती हो, जैसे प्रकाश की किरणें जो जा रही हो, ठीक है, ये आपस में कभी ना मिले, ठीक है, ना मिलती हो और सदैव एक दूसरे के ही समांतर रहती हो, मतलब प्रकाश की किरण आगे बढ़ती रहेगी, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये प्रकाश की किरण क्या इस तरीके से आपस में ही मिलती रहे, मतलब आपस में कभी ना मिले, ठीक है, आपस में कभी ना मिले और एक दूसरे को क्या रहे, एक दूसरे के समांतर रहती हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज बताया जाता है। ठीक, और ये आपस में कभी किसी तरीके से मिलती नहीं, हमें प्रतीत होती है। ठीक, ये चीज, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, समांतर किरण बता सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ा, प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ा, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा, प्रकाश क्या होता है उसके बारे में पढ़े। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है, किन किन चीजों पे ये कार्य करता है। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो होगी प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम लोग जानेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में जाने कि प्रकाश के परावर्तन की जो घटना थी, ये घटना कैसे घटित हुई, ठीक है, और घटना घटित हुई तो इसके बारे में बताया किसने, ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये थी। तो बताया था प्रकाश के परावर्तन की जो घटना थी, इसके नियमों को सबसे पहले लिखित विवरण अगर किसी ने दिया है तो किसने, यूनान के गणितज्ञ थे, कौन, यूक्लिड। ये एक गणितज्ञ थे, आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बारे में, ठीक है, हाई स्कूल में ही आपके यूक्लिड विभाजन थ्योरम पहले चैप्टर में दिया गया है। ठीक, तो यूक्लिड ने करीब 300 ईसा पूर्व में क्या किया इसके बारे में बताया अपनी पुस्तक, ठीक है, कैटोट्रिपस के रूप में इसको क्या किया, इनकी पुस्तक थी उसमें इनको क्या किया बताया गया। इस पुस्तक में इन्होंने बताया प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जो आपका प्रकाश का परावर्तन है वो इस तरीके से क्या किया गया है, व्यक्त किया, और किसने बताया, यूक्लिड ने भी बताया, कितने समय में, 300 ईसा पूर्व में। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के कुछ इतिहास के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने प्रदीप अप्रदीप वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, प्रकाश किरण के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने अपसारी अपसारी और समांतर किरणों के बारे में पढ़ा था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के विवर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास एंड चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के विवर्तन को। और ये प्रकाश के परावर्तन की पहली प्रक्रिया है जो कि प्रकाश के विवर्तन को, जो कि मतलब एक तरीके से बहुत से टीचर इसको पढ़ाने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये बता दिया जाता है कि ये एक तरीके से आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है लेकिन कहीं तो इसको पूछा जाता है, जैसे कि आपके पॉलिटेक्निक में। ठीक, तो हम लोग समझेंगे पहले प्रकाश के विवर्तन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए प्रकाश का विवर्तन, लिखिए इसमें। जब प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से, ध्यान रखिएगा, तीक्ष्ण यानी कि शार्प जिसको कहा जाता है, ठीक, शार्प, सांप नहीं, ठीक है, शार्प किनारा। ठीक है, ये शार्प किनारा क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। शार्प किनारा वो होता है जैसे आप ऐसे समय कोई ग्लास टूट जाए या कांच टूट जाए तो उसका किनारा शार्प हो जाता है, वो तीक्ष्ण किनारा होता है। या आपके जो पेन होती है, पेन अगर टूट जाए, जैसे स्लो ग्रिपर की जो पेन आती है प्लास्टिक के तरीके से, तो टूट जाए तो उसपे जो चमक आएगी वो बताया जाता है उसके बारे में कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे के पास से गुजरता है तो वह सीधी रेखा में चलने के बजाय, जैसे हमें पता है कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा गति करता है। हमने प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा है कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा गति करता है। तो कि वह सीधी रेखा में चलने के बजाय किनारों पे थोड़ा मुड़कर और उसकी ज्यामितीय छाया में क्या हो जाता है, फैल जाता है। आप इसको देखे होंगे, जब वो जहां से टूटता है वहां पर आप देखेंगे प्रकाश एक अलग तरीके से चमक फैलाता है।
ठीक है, आप उसको देखिए, अगर प्रकाश को शीशे कोई टूटा हुआ शीशा हो या आप कोई टूटी हुई पेन हो, ठीक है, उसका जो प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे तो तरीके से ज्यामितीय आकृति में मतलब एंगल बनाते हुए फैलता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि क्या होता है, किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी ज्यामितीय छाया में क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं। ये होता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन में यही बता, और ये होता किसमें है, ये होता है आपका टूटे हुए कांच में, ठीक है, पेन में, पेन जो होता है, ठीक है, वो जब टूट जाते हैं तो उस पर भी आप प्लास्टिक के जो एक तरीके से पारदर्शिता को प्रदर्शित करे, ठीक है, उसमें भी होता है। तो यहाँ यही बताया था कि जो इसमें यही बताया विवर्तन में यही है कि ये क्या होते हैं, ज्यामितीय आकृति में फैल जाते हैं, ठीक है, और जो कि जो आपका वो होता है प्रकाश का परावर्तन, वो एक तरीके से सरल रेखीय सीधी रेखा में क्या करते हैं, वो गत करते हैं, वो सीधी रेखा में चलते हैं। और ये क्या होते हैं, सीधी रेखा में न चलने के बजाय किनारों पे थोड़ा मुड़कर ज्यामितीय छाया को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपका क्या, प्रकाश का विवर्तन होता है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ हम लोग और समझेंगे, प्रकाश के विवर्तन के बारे में, विवर्तन के प्रकार के बारे में। चलिए लिखिए, विवर्तन के जो प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार से। ठीक, कौन कौन, पहला लिखिए, ये इसमें क्या होते हैं, विवर्तन होते हैं। विवर्तन के दो प्रकार होते हैं, फ्रेस्नेल विवर्तन, ठीक है, और फ्रेनहोफर विवर्तन, विवर्तन, ठीक है, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके विवर्तन हो गए, यहाँ पे आपका विवर्तन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इससे ज्यादा आपसे पॉलिटेक्निक में भी या क्या कहते हैं आपके बोर्ड में तो इससे आता नहीं, लेकिन आपके पॉलिटेक्निक में ज्यादा पूछा है, इससे ज्यादा यही पूछा जाता है, इससे आपको दे दिया जाएगा कि अगर कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, तो उसमें आकृति जो प्रकाश की पड़ेगी तो किस तरीके की छाया बनाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ज्यामितीय छाया बनाए, क्योंकि वो कौन सा विवर्तन है, वो एक तरीके से प्रकाश के विवर्तन पर कार्य करेगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे विवर्तन खत्म होता है। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना उसमें तो बताए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। प्रकाश का परावर्तन, चलिए हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलिए लिखिए कि जब प्रकाश के किसी, जब, तो सबसे पहले यहाँ बताया क्या जाता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। ठीक, चलिए देखो, हाँ, तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। प्रकाश के परावर्तन में क्या बताया जा रहा है कि जब प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से, ठीक है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप लोगों ने कई बार कई जगहों पे, ठीक है, पढ़ा होगा। ठीक है, आपके स्कूलों में भी इसको बताया गया होगा कि प्रकाश किस तरीके से कार्य करते हैं, और आपने इसको पारदर्शिता यानी कि अपने आंखों से इसको देखा भी होगा। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई चिकनी सतह हो, यानी कि जैसे आपका कांच है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो कांच हो वो एक तरीके से पालिशदार कांच हो, या जो भी चिकनी सतह हो वो एक तरीके से क्या हो, पालिशदार हो। ये ध्यान रखिएगा, चिकनी तो हो लेकिन साथ साथ किससे हो, पालिशदार हो। यानी कि अगर वो पालिश नहीं है तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा, जिसके कारण से वो टकराएगा नहीं, और जब टकराएगा नहीं तो इस तरीके की कोई प्रक्रिया उस पर बन नहीं पाएगी, ना उसमें आपके किरण बनेंगे, ना परावर्तक, ना आपतन, ना फिर परावर्तन कोण, कुछ चीजें इसमें नहीं बनेंगी। जैसे आप ऐसे समझे पारदर्शी क्या, जैसे आप कांच का गिलास ले लीजिए, तो कांच के गिलास में आप देखेंगे तो किसी तरफ से पेंट तो रहता नहीं, पारदर्शिता मतलब उसमें जो प्रकाश गुजरेगा उस तरीके से पार कर जाएगा। लेकिन जो एक तरीके से बताया जा रहा है कि अगर कोई पालिशदार है, यानी उसके पीछे क्या हुआ है, पालिश हुआ है, तो एक तरीके से क्या होगा, वो सतह से टकराएगा, और टकराने के बाद में वो इस आकृति के या इस व्यवस्था के अनुसार क्या करेगा, परावर्तित होगा। कैसे, जैसे सबसे पहले आपका आपतित किरण, ठीक है, जो कि आता हुआ दिखाई देगा, और फिर यहाँ से टकराने के बाद में वो एक तरीके से परावर्तित किरण के तरीके से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे जितना प्रकाश आता है वो पूर्णतः परावर्तित नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा।
कि इतना प्रकाश उधर से आता है, इतना पूर्णतः परावर्तित नहीं होता, कुछ प्रकाश से परावर्तित होती हैं, कुछ प्रकाश इधर उधर फैल जाया करती हैं। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि जैसे आपका ए बिंदु है, ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक, वो आपतित किरण है। यहाँ जो आपका सी बिंदु है, ये परावर्तित किरण है। बीच में किसके क्या हुआ है, अभिलंब पड़ा हुआ है। ठीक है, और अभिलंब क्या करता है, जो आपका आपतित किरण है और जो आपका परावर्तित किरण है, उसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है यहाँ से। यानी हमें पता चल रहा है कि आपतित किरण यानी कि आपतन कोण, आपतित किरण को प्रदर्शित करता है कौन, आपतन कोण प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपको दिया गया है आपतित किरण, ये एक तरीके से किसको, आपतन कोण को प्रदर्शित करेगा, यानी कि आई को प्रदर्शित कर रहा है कौन, आपतित किरण और आपतन कोण। उसी तरीके से जो आपका परावर्तित किरण है, वो किसको प्रदर्शित करता है, परावर्तन कोण को। ठीक है, जो कि आर से व्यक्त किया जाता है। यानी आगे चल के हम लोग जब प्रकाश के नियम के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आगे समझेंगे। तो यहाँ हमें यही बताया जाता है कि जो आपका आपतित किरण है और जो आपका परावर्तित किरण है, वो एक तरीके से क्या है, एक ही पृष्ठ पर रुके रहेंगे, एक ही पृष्ठ पर रहेंगे, और साथ साथ ऊपर से उनके जो अभिलंब गिरेगा, तो वो अभिलंब बताएगा दोनों कोणों को बराबर भागों में बांट कर कि कौन आपतन कोण है, कौन परावर्तन कोण है, और दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेगा, बताएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है यम1, यहाँ दिया गया है यम डैश, और ये एक तरीके से क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये पृष्ठ किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे कांच का हो सकता है, ठीक है, या किसी भी पालिशदार चीज का क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ध्यान रखिए, बस वो वस्तु पालिशदार हो, जिसपे एक तरीके से प्रकाश क्या हो, परावर्तित होने में सक्षम हो, या एक तरीके से वो पृष्ठ एक तरीके से प्रकाश को परावर्तक के लिए सहायक का कार्य करे। ठीक, तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो दी गई उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन के माध्यम से उसको समझेंगे। जैसे क्या क्या चीजें, जैसे आपका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को क्या करेंगे हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अब समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ मूल शब्द के बारे में। ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को समझा, और उसके हम शब्दों के बारे में समझेंगे, कैसे क्या चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया गया है परावर्तक पृष्ठ। क्या दिया गया आपको, परावर्तक पृष्ठ दिया गया है, और परावर्तक पृष्ठ जो कि कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका यम और एम डैश। ध्यान रखिएगा, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, जिसपे परावर्तक पृष्ठ पे होता क्या है, परावर्तक पृष्ठ पे होता यह है कि जब प्रकाश इस पे गिरती है तो ये टकराकर परावर्तित हो जाती है। इस पृष्ठ पर जब प्रकाश गिरती है परावर्तक पृष्ठ पर, तो प्रकाश क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद आपका है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है आपका, ए बी, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक, ये आपका क्या है, आपतित किरण है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर आपका आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को क्या कहते हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं बीसी, जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जाती है। यानी ए बी, यहाँ से पहले प्रकाश आएगा आपतित किरण में, और फिर ये परावर्तित होकर क्या हो जाएगा, बीसी में। ये आपका परावर्तित किरण हो गया। फिर आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है आपका क्या, बी। ये जो बी है इसको क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। यहाँ पे दिया गया है, ये आपका क्या हो गया, आपतन बिंदु। फिर अभिलंब कौन सा है, बी और एन, ये आप देख सकते हैं। और अभिलंब है किसके बीच में, अभिलंब ए और सी के बीच में है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि ए और सी को क्या कर रहा है, एक तरीके से बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपका अभिलंब हो गया बी एन, जो कि दिया गया है। फिर आपतन कोण आपका कौन सा है, आपतन कोण यहाँ से आप देख सकते हैं त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा, ए बी एन, एक तरीके से एंगल के रूप में बन रहा है, जो कि आई के लिए बराबर है, ए बी एन। ठीक है, उसी तरीके से आपका परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण का है सी बी एन है, जो कि क्या है, बराबर आर के रूप में है। ये आपका परावर्तन कोण हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपके प्रकाश का परावर्तन के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे उसको यहाँ पे बता दिया गया है। ये आपके चित्र को बताया गया है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में। ठीक, अब इसमें कुछ और चीज आपको समझने को बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अब परावर्तन के प्रकार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, परावर्तन के प्रकार के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने समझा था प्रकाश के परावर्तन को, अब हम लोग समझेंगे परावर्तन के प्रकार को।
कि परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार अगर देखा जाए तो परावर्तक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे उनकी प्राकृत मतलब एक तरीके से जैसे उनकी प्राकृत होती है पृष्ठ की, उस अनुसार परावर्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन चलिए समझते हैं यहाँ पर। एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित परावर्तक पृष्ठ। चलिए देखते हैं इसको। तो अभी तक हम लोगों ने समझा प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। अब परावर्तन को देखा जाए तो परावर्तन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। परावर्तन कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नियमित परिवर्तन क्या होता है, ठीक। यहाँ बताया था नियमित परावर्तन के बारे में। क्या बताया, जब प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन हो। प्रकाश का परावर्तन अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। जब क्या हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तो प्रकाश का वो परावर्तन होता है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर हो। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से उससे होता है तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के, ध्यान रखिए, एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये आपतित किरण है, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर भी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका अभिलंब जब पड़ता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से भी इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों क्या होंगे, तरीके से बराबर होंगे। ये आपका एक ही तल पर गिरेगा और एक ही तल पर, जो यहाँ बताया ना कि एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये किरणें एक दूसरे की समांतर होंगी। जो आपकी नियमित परावर्तन होंगे वो एक दूसरे के किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और जो अनियमित होंगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लिए, फिर लोग आगे बढ़े, ठीक। ये आपका है नियमित परावर्तन, इसका हम लोग समझेंगे अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे अनियमित परावर्तन के बारे में। क्या बताया जा रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे, ठीक है, खुरदुरा यानी कि रफ सरफेस हो, ठीक है, खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश के जो किरण है, वो जब प्रकाश के जो किरण परावर्तन होते हैं, ठीक है, तरीके से उसको जब पढ़ते हैं प्रकाश के किरण, जैसे आपके प्रकाश के जो किरण है, ठीक है, ये जब किसी खुरदुरे पृष्ठ पर क्या होते हैं, पढ़ते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। एक तरीके से यानी कि समांतर दिशा में नहीं जाते कि जहां से आएंगे उसी उसमें परावर्तित होने के बाद दूसरे मार्ग से वापस लौट जाएंगे। जैसे हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा है कि जब आपतित किरण आती है तो परावर्तित हो जाती है समांतर रेखाओं, समांतर तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये समांतर तरीके से नहीं होती है, ये एक तरीके से खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ती हैं। तो ये एक तरीके से आएंगे और खुरदुरे पृष्ठ पर जैसे पड़ेंगी तैसे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, ठीक। विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, ये फैल जाती है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये भी है कि विभिन्न दिशाओं में फैलती कैसे है वो भी जान लिए। जैसे जो सरफेस एरिया होता है, जो खुरदुरा पृष्ठ होता है, तो खुरदुरे पृष्ठ में जैसे लोग, अभी हमने आपको बताया कि हम लोग जो भी उसको पढ़े थे नियमित में, तो हमने देखा था कि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपतन कोण था, जो परावर्तन कोण था, एक तरीके से दोनों बराबर थे। अब दोनों बराबर होने के कारण यहाँ पर ये दोनों एक तरीके से बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो एंगल है वो एक तरीके से खुरदुरे के कारण से हर एक एंगल अलग अलग, मतलब हर एक कोण अलग अलग एंगल दे रहा है। यानी कि जो कोई 45 डिग्री का कोण बना रहा होगा, कोई उस पर 60 डिग्री का, कोई 80 डिग्री का, तो इसी कारण से समांतर न होने के कारण वो क्या होते रहते हैं, बार बार परिवर्तित होते रहते हैं। और ये परिवर्तन उनको बताया जाता है कि विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। विभिन्न दिशाओं में जिस दिशा से आएगा उस दिशा के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में क्या होता रहेगा, इनका परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन होता है और इसमें थीटा आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू थीटा आर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए और कोई समस्या बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। तो अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में परावर्तन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, विवर्तन के बारे में पढ़ा था और साथ साथ परावर्तन के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे अनियमित परावर्तन जो होता है उसके कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे।
कि अनियमित परावर्तन किस तरीके से कार्य करता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अनियमित परावर्तन जो होता है एक तरीके से खुरदुरे पृष्ठ पर होता है। किस पर होता है? खुरदुरे पृष्ठ पर होता है। लेकिन उसके कई उदाहरण को देखा जाए तो हम लोग कई चीजों को समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खुरदुरे पृष्ठ पर प्रकाश जो होते हैं, जो उस पर पड़ते हैं, तो प्रकाश कहीं ना कहीं फंस जाया करते हैं। खुरदुरा पृष्ठ होता है तो अपने कोण के हिसाब से अगर उसको देखा जाए, उसके कोण के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं उसके कोण के अनुसार वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, फंस जाया करते हैं, क्योंकि उसके हर एंगल अलग अलग आकृति में कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा जो आपकी बढ़िया से बढ़िया पुस्तकें होती हैं, ठीक है, उनको जो प्रिंट किया जाता है तो खुरदुरे पृष्ठ पर किया जाता है। और चाहे जितने छोटे अक्षर में होंगे, उनको जब आप प्रकाश के सामने रखेंगे तो तुरंत आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी कारण है क्योंकि उसमें प्रकाश क्या होते हैं, खुरदुरे पृष्ठ के कारण फंस जाया करते हैं, जिससे वो बहुत मतलब छोटे अक्षर होने के बाद भी आपको बहुत सफलतापूर्वक दिखाई देते हैं। जैसे आपका अखबार, ठीक, अखबार आप देखेंगे बहुत ही खुरदुरे पृष्ठ पर उसको प्रिंट किया जाता है और छोटे से छोटे अक्षर को भी लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग समझे अनियमित के बारे में, ठीक है। तो परावर्तन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने समझा था परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। उसमें हम लोगों ने समझा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, समझा था। और यही हमारा क्या है, नियम भी है। ठीक है, और नियम ही क्या होता है, शासन होता है। ठीक, तो ये हमारा प्रथम नियम है जिसमें बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर क्या है, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा नियम, प्रथम नियम वही आपका, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल। ठीक, तो यहाँ बताया था परावर्तन के नियम को क्या बताया जा रहा है कि प्रथम नियम में आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी कि तीनों एंगल, तीनों किरण क्या होते हैं, इस तरीके से आपस में एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये है आपका परावर्तन का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम में यह बताता है कि क्या बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने समझा परावर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए प्रतिबिंब और इसको लिखना शुरू करिए। तो यहाँ सबसे पहले बताया था प्रतिबिंब के बारे में, क्या बताया था है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब कोई वस्तु है, ठीक है, आप उसे दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक है, तो दर्पण में उसकी आकृति, ठीक है, जो दर्पण होता है और उसकी क्या होती है, आकृति, ठीक है, आकृति बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे अगर आप भी, ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी आकृति उल्टी आकृति बनेगी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, आपकी जो इधर की जेब है उधर दिखाई देगी। ठीक, और तो इस तरीके से इसको बताया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इस तरीके की आकृति क्या होती है, बनती है, यानी एक तरीके से कि उल्टी आकृति बनती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है, क्या बताया जाता है, तो दर्पण में उसकी क्या होती है, आकृति बनती है और दर्पण में बनी आकृति को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है एक तरीके से, वस्तु का जो प्रतिबिंब है एक तरीके से, हम लोग जानेंगे फिर कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग आप समझेंगे क्या कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं।
तो चलिए हेडिंग डालिए, प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, यानी कि रियल इमेज, ठीक है, ये क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताएं प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में क्या होता है। तो बताया था जब किसी बिंदु से, ठीक, जब किसी बिंदु से क्या होता है, ऐसे मान लिया कोई बिंदु दिया गया है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, ठीक है। जब किसी बिंदु से कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, निकलती है, आपको बताया गया कि प्रकाश एक तरीके से समांतर रेखा में चलता है, ठीक है। तो जब किसी बिंदु से वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, इससे वहां से चली, किसी बिंदु से चलना शुरू हुई और वस्तु से जहां से चली है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें फिर क्या होती है, परावर्तन के पश्चात, जैसे प्रकाश की जो किरण थी, ठीक है, कहीं टकराई और उसका फिर परावर्तन हो गई, वो परावर्तित ही होगी, ठीक है। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु, यानी कि जिस बिंदु से चली है और एक बिंदु पे फिर टकराई और वहां से टकराने के बाद फिर किसी दूसरे बिंदु पे मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए से चली है, ठीक है, और बी पे टकराई है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ से टकराने के बाद फिर किसी सी बिंदु तक जाकर के क्या होती है, मिलती है, दूसरे पे हमें मिलती है, प्रतीत दिखाई देती है, ठीक है। बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो दूसरे बिंदु पर हमें क्या होती है, प्रतिबिंब को उस बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ में आ गया? चलिए फिर से देखते हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जैसे प्रकाश की किरण की परावर्तन हो गया, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर हमें टकराने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश यहाँ से ढकेला गया, ठीक है, तो जिससे ढकेला गया है पहले वो जहां, जैसे यहाँ से निकली तो पहले यहाँ टकराई, ठीक, और उस टक्कर के बाद कोई दूसरा और प्रतिबिंब बना हुआ था, ठीक है, बिंदु, एक दूसरा बिंदु था सी, जिसपे जाकर के फिर टकराई, और टकराने के बाद वो हमें दूसरे माध्यम से, मतलब ये सी के माध्यम से वो उस मनुष्य को क्या हुआ, प्रतिबिंब दिख रहा है। मतलब ए से पहले टकराई, फिर बी से टकराई, और बी से टकराने के बाद फिर सी से टकराई, तब वो जाकर के आदमी को दिखता है। उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये समझेंगे कहाँ ये होता है। ये होता है तब जब आपके गांव में पर्दा का वीडियो चलता है। चला, ठीक है, तो पहले प्रोजेक्टर से सीन निकलेगा, प्रोजेक्टर के आगे पहला लेंस लगा है, तो जब सीन निकला वो पहला, लेंस आपका दूसरा पर्दे पे टकराया तीसरा, तब आपको दिखा, तो वो प्रतिबिंब तो हमें दिखाई देगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो ये वही आपका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी कि पहले ए बिंदु, फिर बी बिंदु, फिर सी बिंदु, और उसके बाद उस मनुष्य को दिखाई देगा, यही उसका वास्तविक प्रतिबिंब। कोई समस्या इसमें? याद करने तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें लगता है। आप इसे आसानी से भी लिख सकते हैं कि जब किसी बिंदु को, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है, एक वस्तु, जब किसी बिंदु से वस्तु को क्या होता है, पहली बार से दूसरी बार में क्या होता है, परावर्तन के पश्चात हमें क्या होता है, तीसरी बार में प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये इसमें क्या किया गया है, बताया गया। अब इसके बाद हम लोग फिर समझेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? आभासी प्रतिबिंब के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए। तो अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में कुछ चीजों को पढ़ा था, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन के प्रकार के बारे में, परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था, और साथ साथ प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, कि प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी और वास्तविक के रूप में। अब आज हम लोग समझेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? दर्पण। दर्पण होता क्या है, कैसे कार्य करता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए।
सबसे पहले चीज बताया दर्पण के बारे में कि दर्पण होता क्या है। दर्पण आपने देखा होगा, ठीक है, दर्पण आपने देखा होगा जिसमें आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो आपके एकदम मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जैसे आप सामने खड़े होंगे उसी तरीके से आपका प्रतिबिंब बनेगा। साथ साथ जैसे आप खड़े होते हैं उसी के आकार में आपके प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन आपका उल्टा बनेगा। ये ध्यान रखिए, मतलब ऐसा नहीं उल्टा कि आप जिस तरह खड़े हैं तो किसी दूसरे तरीके से दिखाई दे, बस आपका दाया का बायां दिखाई देगा और बायां का दायां दिखाई देगा, इतना ही उल्टा बनता है, ठीक। उसमें अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रतिबिंब में आपको आपको दिखाई भी जाए कि उसमें भी कोई आगे ही बढ़ रहा है, मतलब पास आ रहा है। आप दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब आपकी पीछे जाते हैं धंसती हुई दिखाई देगी दर्पण में, ठीक है। तो दर्पण की कुछ खासियत होती है और हम लोग समझेंगे बताया है कि वह चिकनी और पालिश की हुई सतह, ठीक है, पालिश की बात की गई। पालिश मतलब की तरीके से कलई, पालिश मतलब क्या तरीके से कलई। तो यहाँ बताया पॉलिश की हुई सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। अब यहाँ सिर्फ प्रकाश की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये जो है कि सिर्फ प्रकाश ये आपके प्रतिबिंब को भी एक तरीके से क्या करता है, परिवर्तित करता है, मतलब एक तरीके से आपको दिखाता है, लेकिन प्रकाश का अधिकांश भाग इसमें क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। अब आप समझिए कैसे, देखिए अभी आप प्रकाश आ रहा है, आप एक दर्पण लिए हैं, तो जब प्रकाश ऐसे आएगा तो जब दर्पण से टकराएगा तो परिवर्तित होकर कहीं दूसरे तरफ माध्यम में मुड़ जाएगा। अगर आप वहां पर भी प्रकाश, वहां भी आप एक तरीके से क्या करेंगे, दर्पण को लगा देंगे तो अलग प्रकाश हो जाएगा। जैसे आपने क्रिस 3 मूवी में देखा होगा कि बहुत सारे प्रकाश को एक मतलब दर्पण लगा लगा के सारे प्रकाश को आपस में टकराया जाता है और एक पेन को चार्ज किया जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा उसको, ठीक। तो अब उसमें यही चीज दिखाई दे कि बहुत सारे प्रकाश जितनी मात्रा में आप दर्पण का प्रयोग करेंगे प्रकाश उसी माध्यम से मुड़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रहा, हमने यहाँ किया तो प्रकाश जैसे हम इधर मोड़ेंगे तो इस साइड में तुरंत टकरा के पहुंच जाएगा, वहां फिर हमने दर्पण को लगाया वो इस तरफ आ जाएगा। तो अभी आप कोई कोई आप ऐसा देखेंगे कि मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है, दर्पण यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से टकराया यहाँ पहुंचा और फिर हमने यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पहुंचा दिए, ठीक। तो इस क्रॉस पे आपको प्रकाश एक तरीके से मतलब वो एक अलग तरीके से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको एक तरीके से प्रकाश क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, यानी कि प्रकाश का जो एक चीज समझिएगा, ये एक प्रकाश का यहाँ से आपका स्रोत है, ये प्रकाश का क्या है, स्रोत है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से स्रोत है, अब जब यहाँ पे जाएगा तो माध्यम में जैसे मान लीजिए यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा ए, यहाँ पहुंचा बी, यहाँ पहुंचा सी, तो अब जैसे यहाँ पे जाने लगा, ठीक है, ये तो जैसे यहाँ बताया कि जब प्रकाश का यहाँ से कोई स्रोत मान लीजिए, ठीक है, प्रकाश का क्या है, कोई स्रोत है और यहाँ से ये स्रोत ध्यान रखिएगा ये सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा है, सन की, ठीक है, क्योंकि इसी का स्रोत जो है वो इसी का नहीं किसी का भी स्रोत होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका जो स्रोत है ये बहुत ही एक तरीके से आप ये ऐसे समझिए कि इसका स्रोत बहुत पावरफुल है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से स्रोत निकला, ठीक है, ये स्रोत ए पर पहुंचा, तो अब हम ये कहें कि यहाँ से 100% ये स्रोत ए पर पहुंचता है, मतलब इसकी जो पावर थी वो 100% तक के करीब थी, ठीक। यहाँ से टकराने के बाद में ये कुछ क्षण तो इसको अवशोषित करेगा, कुछ पार्टिकल इसके ज्यादा नहीं लेकिन कुछ पार्टिकल अवशोषित करेगा और कुछ पार्टिकल को परावर्तित कर देगा, ठीक। परावर्तित करने के बाद कुछ परसेंट यहाँ पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया 90%, ठीक। और यहाँ जब ये फिर आएगा और हम कहते हैं सी पर आएगा तो ये भी कुछ अवशोषित करके तो इसे बाहर ढकेलेगा, ठीक है, जो मतलब तरीके से अवशोषित करने का जो प्रकाश की व्यवस्था बचेगी उसको यहाँ से क्या करेगा, फिर वापस कर देगा और वापस करने के बाद जब प्रकाश सी स्रोत पे पहुंचता है तब आपको हम यही बताएं कि जो इसका पहला स्रोत यहाँ से शुरू होता और जो इसे टकराने के बाद उसमें आपको कुछ मात्रा में आपको कमी दिखाई देगी। कमी क्या दिखाई देगी, जो आपका पहला स्रोत था उसकी अपेक्षा में आपका जो तीसरा स्रोत है वो कहीं ना कहीं आपको धूमिल मतलब तरीके से हल्कापन महसूस दिखाई देगा। या आप घर पे टार्च पे भी कर सकते हैं, टार्च आप जलाएं, एक दर्पण इधर रखें, एक दर्पण इधर, इस तरीके आप देखेंगे और अगर क्रॉस करा रहे हैं दर्पण मतलब दर्पण के माध्यम से प्रकाश को क्रॉस करा जाए तो जो प्रकाश आपका टार्च के डायरेक्ट माध्यम से निकल रहा है और जो वहां से टकरा के दूसरे तरफ जा रहा है उसमें आपको कुछ कमी दिखाई जरूर देगी। तो इस तरीके से दर्पण को बताया जा रहा है कि प्रकाश जो है, प्रकाश का अधिकांश भाग तो परिवर्तित हो जाता है लेकिन जो भाग बचता है उसको क्या करता है तरीके से अवशोषित करने का कार्य करता है, इसलिए प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है, दर्पण। अब आगे क्या बताया, नोट में बताया कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई करना। अब हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि पारदर्शी माध्यम होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कलाई क्या होती है,
और कलई कितने प्रकार से कराई जाती है, मतलब जो कलई होती है, जो पॉलिश कराई जाती है, वो पॉलिश किस तरीके से कितने प्रकार की व्यवस्था में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे पारदर्शी माध्यम के बारे में और फिर उसके बाद किसके बारे में जानेंगे, कलई के बारे में। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग डालिए पारदर्शी माध्यम। चलिए इसको नोट कर लिए पारदर्शी माध्यम को, फिर उसको हम बारीकी से समझेंगे, उसके बाद फिर चिकने वो कलई के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसमें बताया था पारदर्शी माध्यम के बारे में। ठीक है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है इसका हम लोग समझेंगे। तो बताया था पारदर्शी माध्यम वह भौतिक माध्यम है। ठीक है, भौतिक माध्यम इस तरीके से मतलब बताया था कि ये प्रक्रिया होती है जो वो भौतिक के तरीके से होती है। भौतिक इसी तरीके से, जैसे कोई भी चीज जब भौतिक अवस्था में कार्य करेगी तो कहीं ना कहीं उसमें कोई मैकेनिज्म कार्य करेगा। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि किसी भी तरीके की व्यवस्था हो, जैसे हमें कहें कि अगर मोटरसाइकिल को चलाना है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल और मोबिल पड़ेगी जरूर। ठीक है, वो क्या कार्य करेगा, पेट्रोल एक तरीके से दहन को कार्य करेगा और पेट्रोल एक तरीके से इंजन को चलाने की प्रक्रिया में सक्षमता है। भौतिक माध्यम के बारे में, ठीक है, वह भौतिक माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अधिकांश भाग क्या होता है, परिवर्तित होता है दर्पण में ही। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, बताया कि प्रकाश का अधिकांश भाग परिवर्तित होता है। ठीक, प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, परिवर्तित होता है, और यहाँ क्या होता है कि अधिकांश भाग आसानी से आर पार गुजर सकता है। ठीक है, अब समझिए आसानी से आर पार गुजर सकता है, लेकिन इसमें भी एक जो है कि अधिकांश भाग परिवर्तित होता है, पूरा नहीं परिवर्तित होता अधिकांश भाग, और परिवर्तित जो नहीं होगा वो कहीं ना कहीं दर्पण के माध्यम से कुछ मात्रा में अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बताया कि प्रकाश का अधिकांश भाग आसानी से आर पार हो जाता है, पूरा ना होकर के कुछ मात्रा में आर पार होता है। ठीक, और वही कहता है कि आर पार गुजर सकता है। अब इसलिए होता किसमें है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। ये होता है स्पष्ट दृश्य में। किसमें होता है, स्पष्ट दृश्य। स्पष्ट दृश्य किस तरीके से, कि कोई भी तरीके से अगर धुंधलापन है, ठीक है, स्पष्ट दृश्य ये बताया जा रहा है कि अगर कोई मान लो धुंधलापन भी तो इस प्रक्रिया में मान लो कोहरा गिर रहा हो, ठीक है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे प्रकाश है, ठीक है, तो अगर प्रकाश है तो धुंधलापन भी एक तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसमें प्रकाश आपको अच्छी तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा। ये चीज में क्या किया जाता है, बताया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश के गमन के बारे में। प्रकाश का गमन जो होता है उसको एक तरीके से सरल रेखीय गति करता है, जो आपको पहले बताया गया था। प्रकाश क्या करता है, सरल रेखीय गति करता है और समांतर रेखा में चलता है, यानी कि सरल रेखा में चलता है या फिर समांतर रेखा में, यानी कि एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है, यानी कि इस आकृति में चलते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नहीं चलते कि क्रॉस करें। ठीक है, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो भी हमने आपको बताया कि क्रॉस करने पर उनसे क्या समस्याएं हो सकती है प्रकाश में। ठीक, तो क्या होते हैं, सरल रेखा में गति करते हैं और किसी पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है, चाहे अगर कोहरा भी गिर रहा हो, इस तरीके से कोहरा भी हो, तभी अगर प्रकाश निकलेगा तो आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से चीजों को दिखाई देगा, चीजें दिखाई देगी। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि ये जो व्यवस्था होती है पारदर्शी माध्यम में, कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे आपका वायु, कि बहुत तेज अगर धूप निकला, कितनी भी तेज वायु चल रही हो, हवा चल रही हो, तूफान या कुछ भी आ गया हो, तो भी आपको प्रकाश अच्छी तरीके से दिखाई देगा। शुद्ध जल में भी आपको क्या होता है, अच्छी तरीके से दिखाई देता है। आपने देखा था शुद्ध जल में जब प्रकाश पड़ता है तो हीरे की तरह चमकता है, वो होता एक तरीके से पारदर्शी माध्यम के तरीके से कार्य करता है। ठीक, साफ कांच में भी आपको क्या कर सकते, क्या देख सकते हैं, प्रकाश को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका कांच आता है जिसमें आप चाय पीते हैं, कांच वाला ग्लास जो आता है, वो जो कांच आता है, ठीक है, चाय पीने वाला, उसमें जब आप सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो भारी मात्रा में प्रकाश को अवशोषण करके तब बाहर निकालता है। ठीक है, क्या करता है, भारी मात्रा में प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करके तब बाहर क्या करता है, निकालता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साफ कांच की यहाँ बात की गई है, एक मतलब साफ कांच यानी कि व्हाइट है, अंदर है व्हाइट ग्लास के बारे में, इसके बारे में व्हाइट ग्लास के बारे में इसमें क्या कहता है, बताया जाता है। ठीक, ये व्हाइट ग्लास वही होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, एल्कोहल या फिर बियर पीते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया आपका पारदर्शी माध्यम हो गया। अब हम लोग जानेंगे कलई क्या होती है, और इसको आप देख लीजिए, जो चीजें आपको समझ में ना आई हो और जो कुछ भी पूछना हो आपको वो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े।
कलई की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो पहले आप ये जान लिए कि कांच बनता किससे है। जो ग्लास होता है, दर्पण होता है, दर्पण के कांच जो होते हैं वो बनते किससे, ठीक है। जैसे देखिए वो एक तरीके से जल भरा हुआ है और पारदर्शी कांच वही है जो रखा हुआ बोतल, ठीक, वो है पारदर्शी कांच। तो सबसे पहली चीज ये भी जानना जरूरी है कि कांच बनता किससे है, यानी कि दर्पण बनता किससे है। पहले दर्पण को बनाया जाएगा, दर्पण बनाया जाएगा जब तो एक तरीके से पारदर्शी माध्यम रहेगा, यानी कि आर पार दिखाई देगा। और कांच जो आपका बनता है रेत से बनता है, ठीक है। रेत को बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गलाया जाता है, गरमाया जाता है, बताओ, ठीक। और रेत को क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या किया था, उसको एक तरीके से गर्म किया था, धीरे धीरे वो व्यवस्था करने लगता है, उस तरीके की व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है, कि जिससे उसमें कोई एक नया स्ट्रक्चर और नई व्यवस्था के साथ उसमें कुछ चीजें परिवर्तित करके बनाई जा सके, ठीक है। जैसे आपका आपने सबसे पहले बताया कांच, आपने देखा होगा बहुत सारे कांच के बर्तन भी आते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बतख आते हैं कांच के, गिलास आता है कांच का, ठीक है, ये सब चीजें भी कांच की आती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत भारी टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है और व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम लोग जानेंगे कांच के बनाने की प्रक्रिया, मतलब कांच बनाने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से, उसको हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसका हम लोग समझेंगे कि कांच बनने का उसमें कलई कैसे की जाती है, कि जिससे आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। जैसे आप दर्पण को देखते हैं तो उसमें आपका चेहरा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है कि आप कितने खूबसूरत है और कैसा आपका चेहरा है, ठीक। वो सब चीजें आपको क्या करता है, एक तरीके से ग्लास आपको यानी कि दर्पण दिखाता है। तो किसके माध्यम से दिखता है, वो कांच की क्या व्यवस्था की जाती है जिसके माध्यम से दिखता है, उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं फिर। अब यहाँ बताया था कलई के बारे में, ठीक है। ये होता क्या है, प्रकाश जो हम लोग देखते हैं, वो प्रकाश जो हम लोग दर्पण देखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जो दिखता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कलई है। सबसे बड़ा कारण क्या है, कलई है। देखिए क्या होता है, ये साधारण कांच जिसको सिंपल ग्लास बताया जाता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, जैसे पारदर्शी होता है, इधर देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, उधर देखेंगे तो इधर दिखाई देगा। अभी हमने आपको बताया टफन ग्लास के बारे में, काफी मोटा, उसके बीच में प्रतिबिंब लगा रहता है, तो अगल बगल से आपको दिखाई देगा और अंदर से प्रतिबिंब एक तरीके से एक फिल्म बना के उसमें चिपका दी जाती है। आपने एक ग्लास और देखा होगा, जो आप इधर से देखेंगे तो उधर दिखाई नहीं देगा, उधर से देखेंगे तो इधर दिखाई देगा, ठीक है। अपारदर्शी ग्लास इसको कहा जाता है, जो खिड़की उड़की में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से कांच जो होते हैं कई प्रकार से होते हैं, लेकिन जो दर्पण है उसकी व्यवस्था एकदम अलग है। समझे कैसे, देखिए बताया था कि दर्पण पर पहले चांदी की पॉलिश की जाती है। ध्यान रखिए, ये वो चांदी नहीं जो आप लोग पहनते हैं कुछ। तो यहाँ बताया कि चांदी की पॉलिश की जाती है। चांदी की पॉलिश कैसे, आपने देखा होगा सिल्वर पेंट आता है, ठीक है। क्या होता है, सिल्वर पेंट आता है, जो मतलब आप उसको करेंगे पेंट जैसे तो चांदी की तरीके से चमकेगा। एक गोल्डन पेंट आता है, पेंट करने से लगेगा गोल्डन इस पे चढ़ा हुआ है, ठीक, ठीक है। सबसे पहले चांदी की पॉलिश की जाती है और चांदी की पॉलिश करने के बाद उसके बाद उस पर लेड ऑक्साइड यानी कि लाल रेड रेड ऑक्साइड चढ़ाया जाता है, कि जिसके कारण से चांदी की जो पॉलिश है वो उड़ ना जाए। क्योंकि आपने देखा होगा चांदी जब कभी कुछ लोग पहनते हैं तो ब्लैक होने लगती है, ठीक है का। तो जो उसका पॉलिश एक तरीके से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जब पॉलिश की जाती है तो जो ग्लास होता है उसके पीछे हल्का खुरदुरा बना दिया जाता है कि अच्छी तरीके से बैठ जाए। जैसे जैसे समझिए, जैसे कोई एकदम समा एक तरीके से कोई एकदम प्लेन चीज है, कोई समांतर है, ठीक है, चिकनी चीज है, ठीक है। अगर उसमें लोग क्या करते हैं, तरीके से पॉलिश करेंगे, मान लीजिए जैसे उस पर पॉलिश किया जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से उसको पकड़ेगा नहीं। जैसे आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये लोहे की जो बनी हुई है, ठीक है, ये हल्की सी इसके अंदर पार्टिकल जो पेंट का है उसको बैठने के लिए उसको इस तरीके से किया गया। क्योंकि अगर आपने जब शुरू शुरू में पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़े जिसका क्या नाम है, एक टॉपिक था जिसका नाम था विकृति गंधिका, और एक टॉपिक और था जिसमें था क्या था वो, संक्षारण। तो उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो लोहे में जंग लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोहे के पार्टिकल हल्के हल्के छिद्र रह जाते हैं, ठीक है। और वो छिद्र पे अगर पेंट ना लगे या रेड ऑक्साइड ना लगे, ध्यान दीजिए रेड ऑक्साइड की बात क्या रहा, ठीक है, रेड ऑक्साइड ना लगे तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो जंग को पकड़ने लगता है और धीरे धीरे लोहा नष्ट हो जाता है। वही प्रक्रिया अगर चांदी की पॉलिश की जाती है और उसके बाद उस पर लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड का पेंट ना किया जाएगा तो चांदी की पॉलिश धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कुछ समय के अंदर ही। और फिर उसका जो आपका दर्पण एकदम फिर एक तरीके से पारदर्शी माध्यम में हमें दिखाई देने लगेगा।
इसके कारण से पहले चांदी की पॉलिश की जाती है, फिर उसके बाद लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ के रूप में, परावर्तक पृष्ठ यानी कि जैसा आप दर्पण देखेंगे उस तरीके से आपको क्या होगा, हमें दिखाई देगा। जैसे आप दर्पण देखें, जैसे आपका जो चेहरा होगा, ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या होगा, उसमें दिखाई देगा, ठीक है। और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उसको बना दिया जाता है। इस तरीके से कलई जो है एक तरीके से कार्य करती है दर्पण के लिए, और दर्पण में जब कलई की जाती है तो वो क्या होता है, एक तरीके से हमें प्रतिबिंब को दिखाई देने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ बताया कलई के बारे में, ठीक है, क्या बताया जाता है कलई के बारे में। और इसमें कुछ और चीजें आपको पूछनी हो, कुछ और आपको लग रहा हो कि ये चीजें जानने जाने लायक है, तो आप बताए, उसको बता दे, नहीं तो फिर कलई के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी आपको दें। देख लीजिए आप एक बार, कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो तो बताइए फिर। अब सबसे पहले से बताएगा चांदी की पॉलिश। तो अब हम ये जानेंगे कौन से चांदी की पॉलिश होती है। चांदी मतलब सिल्वर। तो ये जो पॉलिश होती है, लिखिए, ये पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट से। ध्यान रखिएगा, किससे पॉलिश होती है, सिल्वर नाइट्रेट से। ये जो पॉलिश होती है नाइट्रेट से। दर्पण के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दर्पण के प्रकार के बारे में कि दर्पण क्या होता है, वो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से समझें, मतलब अगर किसी कंपटीशन लेवल से अगर हम लोग जाने, जैसे आपके जो कंपटीशन की तैयारी करा, जैसे आपकी मान लीजिए एलएन हो गई, ठीक है, या बायजूस हो गया, ठीक है, इन सभी के माध्यम से अगर देखा जाए तो जो आपका दर्पण है उसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कौन कौन से, जैसे आपके समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपके बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जो भी बोर्ड को देखा जाए तो उसमें आपके दो प्रकार के दर्पण को बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से दर्पण को, समतल दर्पण को और गोलीय दर्पण को, ठीक। तो जो बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पढ़ना वही है, ठीक है, और तो हम उसी के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे कि दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चीज के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं, अब इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले जी इसमें बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का ये आपका एक प्रतिबिंब बना हुआ है, मतलब एक चित्र बनाया गया है जिसमें पीछे से कलई की गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण जो होता है इसमें कलई दो चीजों से की जाती है। अभी हम लोगों ने जो कलई देखा दर्पण के बारे में, तो उसमें हमने देखा है कि कलई जो की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट और साथ साथ लेड ऑक्साइड के साथ की जाती है। इसमें कलई होती है, लेकिन इसमें लेड ऑक्साइड की जगह पे कभी कभी प्रयोग किया जाता है, कि जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है एल के साथ में। एल मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस पे कभी कभी क्या होता है, एक तरीके से एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए इसको। जैसे हम लोगों ने दर्पण को देखा, तो दर्पण जो आपके होते हैं कई तरीके से दर्पण आते हैं, तो उसपे सिल्वर नाइट्रेट ऑक्साइड का, और इसपे किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर के साथ साथ कभी इसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या बताया कि इस पे कलई की गई है, और ये इसका क्या है तरीके से परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ यानी कि जो इस पर प्रकाश पड़ता है, ये प्रकाश है मान लीजिए, ठीक है, प्रकाश की जो इस पर बिंब पड़ती है, ठीक, तो प्रकाश की बीम जब पड़ती है तो ये फिर एक तरीके से परावर्तक पृष्ठ से बाहर निकल आता है। अब आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जब हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया गया था कि एक जब एक आपतित किरण, ठीक है, जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो क्या हो जाता है, तुरंत परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, और उस पर एक अभिलंब गिरता है, और अभिलंब गिरने के कारण से आ गया है, और ये एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर आपतित हो रहा है, और बाद में क्या होगा, एक तरीके से परावर्तित होगा। अब इसमें चीजें क्या की गई हैं, ये बताया समतल दर्पण के बारे में। एक ऐसा सपाट या चपटा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है। ध्यान रखिएगा, जो इसकी सतह होती है क्या होती है, एकदम सीधी होती है, जैसे आपको चित्र में बनाया गया है। ये क्या होता है, तरीके से सीधी रेखा में सीधी होती है, ठीक है। तो ये होगा आपका समतल दर्पण के बारे में। इसको ध्यान रखिएगा कि ये परावर्तक सतह इसकी क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है। अब हम लोग इसके गुण के बारे में जानेंगे, गुण के बाद इसके हम उपयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है, तभी आपका समतल दर्पण खत्म होगा, ठीक। तो चलिए समतल दर्पण के गुण के बारे में हम लोग अब समझेंगे। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े।
इसमें बताया दर्पण के गुण के बारे में, समतल दर्पण के गुण के बारे में क्या बताया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। ध्यान रखिएगा, आभासी इसलिए इसको बताया क्योंकि जब आप दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का आप प्रयोग डेली करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, और इसका आप डेली प्रयोग करते हैं तो वो एक तरीके से आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब बनाता कैसे, क्योंकि जैसे आप खड़े होंगे तो आपका क्या करेगा, वो आपका दाएं भाग का बायां दिखाई देता है, तो इसमें दाएं का क्या हो जाता है, बायां भाग, और बाएं भाग का क्या हो जाता है, दायां भाग हमें दिखाई देता है। इसलिए बताया कि सदैव क्या करता है, आभासी और सीधा बनाता है। ऐसा नहीं कि आप जो आप अपना चेहरा देखना चाहेंगे तो आपका पैर दिखाई देगा, ठीक है। जब आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपका एक चेहरा ही दिखाई देगा, ठीक। ये उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई यह ऊंचाई का आदमी है, मान लीजिए ऊंचाई क्या बताया, मान लीजिए कोई 7 फीट का आदमी है, ठीक है, 7 फीट का क्या है, आदमी है, या 5 फीट का आदमी है, या 6 फीट का कोई भी आदमी है, ठीक है, या मनुष्य है, को अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम हाफ करनी पड़ेगी। यानी कि आप समझिए, आपने देखा होगा, आपने वहां पर देखा होगा समतल दर्पण का, इस दर्पण का प्रयोग यानी लंबे आकार के दर्पण का प्रयोग आपने थाने पर देखा होगा, ठीक है। वहां, हाँ, जो वर्दी लोग पहनते हैं पुरुष लोग, तो वहां के जो दर्पण होते हैं वो आपके घर के दर्पण से काफी बड़े वो होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें वो यहाँ सबसे पहले है कि जो अगर आपको एच ऊंचाई का कोई आदमी है तो उसकी अगर न्यूनतम ऊंचाई आपको देखनी है, यानी कि अपने शरीर के पूरे भाग को देखना है, तो आपको जो अगर ये एक तरीके 7 फीट का है तो 3.5 फीट का आपको दर्पण बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ये एक तरीके से आधी नहीं, ये फार्मूला है आगे चल के, ध्यान रखिएगा इसको, ये फोकस दूरी का आगे चल के फार्मूला निकल कर आएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर आगे होता रहता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। इसको ओमार में कम से कम 3 बार पूछा गया आपके बोर्ड में कि फोकस दूरी की फोकस दूरी समतल दर्पण की कितनी होती है, अनंत होती है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो ये हो गया आपके समतल दर्पण के गुण के बारे में। अब हम समतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और